जब भी मेरी मुलाकात किसी भी मेरे दोस्तों से, यारों से, दोबारा कर रहा हूं, चेक, 1 2 3, जब भी मैं पोर्टफोलियो के ऊपर कभी भी बातें करता हूं तो सुनने वाले लोग हमेशा मेरे से एक सवाल जरूर पूछते हैं कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है। तो मैं पूछता हूं क्यों। कहते ताकि हम भी वैसा ही एसेट एलोकेशन कर लेंगे। पॉइंट ये है, मेरा एसेट एलोकेशन आपके साथ कभी भी सेम नहीं हो सकता और आपका एसेट एलोकेशन किसी तीसरे के साथ सेम नहीं हो सकता। और रेदर आपका खुद का एसेट एलोकेशन हर पल हरदम आप ही के लिए, हमेशा, हर पल हर सर्कमस्टांस में सेम नहीं हो सकता। और ये हमारे दिमाग में एक मिथ डाली हुई है कि एसेट एलोकेशन को प्री फिक्स करके रखना चाहिए। ये जो मिथ है, ये जो मिसकंसेप्शन है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि कायदे से एसेट एलोकेशन हमेशा चेंज होते रहना चाहिए। और ये चेंज या तो इकोनॉमी की साइकिल्स के कारण होता है, या किसी पर्टिकुलर इवेंट होने के कारण होता है, या हमारी लाइफ के जो प्रेफरेंसेस होते हैं, या हमारी लाइफ में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण ये चेंज होता है। आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि एसेट एलोकेशन कभी भी किसी भी पर्सन के लिए हर पल हर दम फिक्स नहीं हो सकता। और अगर आपको कोई फिक्स करने की बात करे तो ये मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है। इससे जुड़ी हुई मिस्टेक कभी मत कर लेना। एसेट एलोकेशन कईयों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल होता है, और शायद खुद ही अपने दिमाग में जवाब भी दे देते हैं कि एसेट एलोकेशन हमेशा हर आदमी के लिए सेम होता है और हर वक्त के लिए सेम होता है। यानी उनके दिमाग में कुछ डिफाइंड परसेंटेजेस हैं कि रियल एस्टेट में कितना, म्यूचुअल फंड में कितना, इक्विटी में कितना, पीपीएफ में कितना, बैंक बैलेंस में कितना। और ये जो एसेट एलोकेशन की जो रेशियोज हैं, ये उनकी डिराइव्ड नहीं है, किसी से सुनी सुनाई बातें हैं, या किसी से इन्फ्लुएंस होकर हमने एक तरह से ये एलोकेशन रेशियोज को फिक्स, प्री डिटरमाइन कर दिया है। एसेट एलोकेशन एक तरह से एक जर्नी है जो कि चेंज होती रहती है जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहता है एज पर द फाइनेंशियल प्लानिंग। हालांकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग तब शुरू हो सकती है जब आप एग्जिस्टिंग अपने पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर बैठेंगे और आपको पता होगा कि आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कितना रिस्की लिक्विड पोर्टफोलियो है, कितना रिस्की इललिक्विड पोर्टफोलियो है, कितना रिस्क फ्री लिक्विड पोर्टफोलियो है, और कितना रिस्क फ्री इललिक्विड पोर्टफोलियो है। जब आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में 4 डिविजन्स कर देंगे, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू होती है कि अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने पोर्टफोलियो को कैसा चाहते हैं। यानी कि से फॉर एग्जांपल आज से 10 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद, आज से 20 इयर्स के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को कैसा चाहते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होगी। बट ऑब्वियस है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो आपका एसेट एलोकेशन एग्जिस्टिंग है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में सेम नहीं होगा, क्योंकि आपका टारगेट, आपका गोल, बट ऑब्वियस है डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और जिसके बेसिस पे आपके एसेट एलोकेशन फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ चेंज होता रहेगा और होना चाहिए, ताकि वन फाइंड है आपका हर पल हर दम इन फ्यूचर डेट आपका पोर्टफोलियो का जो बिल्डिंग है, जो पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन है, वो आज के मुताबिक डिफरेंट होगा और होना चाहिए। हालांकि ये हम एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कैसे कैसे एसेट एलोकेशन होना चाहिए, मगर यहां पे क्रक्स में ये जरूर कह सकता हूं कि जितने भी ब्रोकर्स या जितने भी बैंकर्स या जितने भी रिलेशनशिप मैनेजर्स आपके पास आएंगे, अल्टीमेटली आपको ये ऑब्जर्व करना है या पहचानना है कि इसके इनहेरेंट दिमाग में क्या बेचने वाला प्रोडक्ट है। क्योंकि जो उसके दिमाग में बेचने वाला प्रोडक्ट है वो हमारे पोर्टफोलियो बिल्डिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग या एसेट एलोकेशन में कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचना चाहेगा। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस बेचना चाहेगा, म्यूचुअल फंड ब्रोकर म्यूचुअल फंड बेचना चाहेगा, रियल एस्टेट ब्रोकर रियल एस्टेट बेचना चाहेगा, एक बैंकर हो सकता है इक्विटी या इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड, डिपेंडिंग उसका क्या टारगेट है वो बेचना चाहेगा। यानी कि एसेट एलोकेशन
का जो परसेंटेज है हम इनके कहने के हिसाब से नहीं फिक्स करें। कुछ एग्जांपल्स अगर मेरे दिमाग में आए और मैं आपसे शेयर करूं तो आप यूं समझ सकते हैं कि एसेट एलोकेशन सबसे पहले तो डिफाइन करा जाएगा कि आपकी एग्जिस्टिंग एज क्या है। आप अगर 25 साल के यंग अभी फिलहाल जॉब में लगे हैं या अपना बिजनेस सेटअप किया है या प्रैक्टिस सेटअप करी है, या हो सकता है आप 35 ईयर्स ऑफ एज में हैं और आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं या प्रोफेशन में हैं, या 45 ईयर्स ऑफ एज है, यानी कि डिपेंड करता है आप कौन सी एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं। उसके कारण आपका एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग चेंज होगा। सिमिलरली आप कौन सी जॉब में है, कौन से बिजनेस में है, कौन से प्रोफेशन में है, उसका कितने समय तक स्कोप बचा हुआ है। यानी कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम जॉब में हो मगर हमें पता हो कि अगले 5-7 साल में जॉब रहेगी नहीं, या हो सकता है हम ऐसे बिजनेस में हो जहां पे हमें दिख रहा है कि अगले 5-10 साल में ये बिजनेस रहेगा ही नहीं, या हम ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे हमें लगता है यहां से प्रोफेशन मेरा और मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी कि फर्दर कितने ईयर्स ऑफ स्कोप उस जॉब में, उस बिजनेस में, उस प्रोफेशन में रहता है, लगता है ग्रोथ के, वो आपको एक तरह से असेस करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपका एलोकेशन चेंज हो सकता है। सिमिलरली आप खुद कितने रिमेनिंग ईयर्स में एक्टिव रहना चाहेंगे। आपका हो सकता है बिजनेस अगले 20 साल तक, 30 साल तक चलेगा, मगर हो सकता है आप अगले 10 साल के बाद काम नहीं करना चाहते, तो यानी कि उसके हिसाब से भी आप रिमेनिंग कितने ईयर्स एक्टिव रहना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी एक्टिव थे मगर अब आप रिटायर हो चुके हैं, तो यानी कि अब आप रिटायर्ड लाइफ को कितने एक्टिव साल में रिटायर्ड लाइफ में काम करना चाहेंगे या नहीं काम करना चाहेंगे, या अगर आप ऑलरेडी अभी नॉन रिटायर्ड हैं, आप एक्टिवली कितनी देर तक काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये भी डिफाइन करेगा आपका एसेट एलोकेशन। यानी कि ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो असेस करता है कि अल्टीमेटली मेरा एसेट एलोकेशन कैसा कैसा होगा। सिमिलरली कईयों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिलीज की तरफ ज्यादा होती है, कईयों की लाइबिलिटी ज्यादा होती हैं और कईयों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो यानी कि उसके कारण भी आपका एसेट एलोकेशन चेंज होगा। हो सकता है कईयों को बेटियों की शादी प्लान करनी हो और कईयों को बेटियों के साथ साथ बहनों की भी शादी और पढ़ाई प्लान करनी हो, और कईयों को हो सकता है कुछ भी प्लान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनहेरिटेंस में बहुत ज्यादा पैसा मिला हुआ है। यानी कि किसी को हो सकता है इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ मिली हो और किसी को इनहेरिटेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हो, उसके कारण भी आपका एसेट एलोकेशन चेंज होगा। सिमिलरली आपको कब अपनी जॉब से कितने कितने सालों के लिए ब्रेक लेना पड़ सकता है, या बिजनेस में कब कब आप ब्रेक लेना चाहेंगे, या प्रोफेशन में आप ब्रेक लेना चाहेंगे। एक है चाहेंगे और एक है कब कब आपको ब्रेक इंपोज किया जाएगा बाय द सर्कमस्टांसेस इन योर जॉब या इन योर प्रोफेशन या इन योर बिजनेस। यानी कि फोर्स्ड ब्रेक्स, यानी जिस दौरान आपको काम होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, या ऐसा भी हो सकता है आप काम करना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप फर्दर क्वालिफिकेशन लेना चाहेंगे, या हो सकता है आप कहीं और एंजॉय करना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे। यानी कि ये भी कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग एनेबलर्स हैं जिसके बेसिस पे आपका एसेट एलोकेशन प्री डिफाइन नहीं हो सकता। जैसे जैसे आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे और साथ में जैसे जैसे इकोनॉमी की साइकिल्स चेंज होंगी और जैसे जैसे मार्केट में हैपनिंग्स चेंज होंगी, ये सारे जो रीजंस हैं इसके कारण आपका एसेट एलोकेशन चेंज होगा। मगर एक मिथ या एक जो मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में डाला जाता है वो ये होता है कि हमारा एसेट एलोकेशन प्री फिक्स होना चाहिए, कि आप कितना एसेट में एलोकेट करना चाहते हैं फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ ईयर्स। ये गलत है, क्योंकि ये गिवन पीरियड ऑफ ईयर्स की जो कहानी है ये अगले ही साल चेंज हो सकती है। जैसे कि 2020 से पहले एसेट एलोकेशन डिफरेंट रहा होगा, इकोनॉमिक साइकिल बूम पे थी, मगर इकोनॉमिक साइकिल में कोई चेंज नहीं आया, मगर उससे पहले एक इवेंट आ गई, कोविड क्राइसिस आ गया। उस इवेंट के कारण इकोनॉमिक साइकिल तो बाद में डाउन टर्न में जाएगी, अभी तो उसका इंपैक्ट दिखेगा, मगर एकदम से आपका एसेट एलोकेशन चेंज होना चाहिए क्योंकि आप कोविड लॉकडाउन के तहत आपका पूरा इवेंट चेंज हो गया। सिमिलरली इकोनॉमिक साइकिल के कारण 2008 का क्राइसिस जब आया तो इकोनॉमिक साइकिल डाउन तरफ की तरफ मूव करने लग गई, तो आपका एसेट एलोकेशन जो 2006 या 7 में था वो 2008 या 9 10 में नहीं रहेगा। यानी कि इकोनॉमिक साइकिल्स के कारण, इवेंट्स के कारण और आपकी प्रैक्टिकलिटीज जो लाइफ में जो प्रेफरेंसेस हैं जो चेंज होती रहेंगी, उसके कारण आपका एसेट एलोकेशन चेंज रीचेंज होता रहेगा। इसलिए आपका पोर्टफोलियो और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एसेट एलोकेशन के साथ कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, और ये मिथ, ये मिसकंसेप्शन हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा, नहीं तो इससे जुड़ी हुई मिस्टेक के कारण
हम वो जो सो कॉल्ड ब्रोकर्स या जो बैंकर्स हैं या जो आरएम्स हैं या जो एडवाइजर्स हैं, उनके दिए हुए प्रोडक्ट जो बेचना चाहते हैं, हम वहां पे एसेट एलोकेशन के नाम पे फंस जाएंगे, जो हमें नहीं फंसना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड से आपको समझ आया होगा कि एसेट एलोकेशन कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, और एसेट एलोकेशन विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इन द इकोनॉमिक साइकिल या विद द चेंजेस इन द इवेंट्स इन द इकोनॉमीज, या हमारी भी जिंदगी में जो इवेंट्स चेंज हो रहे होते हैं, उसके कारण हमारा पोर्टफोलियो, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारा एसेट एलोकेशन चेंज डायनेमिकली होना चाहिए। ये जो मिथ्स, मिसकंसेप्शंस एंड जो मिस्टेक्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग, इसमें मेरा पर्पस ये है कि क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हमारे वेल विशर्स यही चीजें सिखाते हैं, ये मत करना, ये मत करना, क्योंकि इनका मानना है कि जब हम बड़े हो जाएंगे, मेच्योर्ड हो जाएंगे, तो क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू या हाउ टू डू, ये हमें खुद समझ आ जाएगा। मगर फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। हम चाहे बड़े हो जाएं या मार्केट में मेच्योर्ड हो जाएं, अपने आप समझ नहीं आएगा, जिसके लिए मैं कहता हूं कि ये एक तरह से लाइव हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है विद टेक्निकल एक्सपर्टीज, जिसके लिए क्या करना है या कैसे करना है, उसके लिए आप हमारे साथ पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे करना होता है एंड कब कब क्यों क्यों करना होता है। ये जो सीरीज है, ये हर सैटरडे इसका एपिसोड अपलोड होता है, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।